आज हर कोई बस एक ही बात कह रहा है कि अब शब्द नहीं शस्त्र चाहिए, अब निंदा नहीं नाश चाहिए। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने भारत के सब्र को ललकारा है। जवानों के खून से सनी घाटियों में अब एक ही गूंज है, आतंकियों को जमीन में गाड़ दो, आतंकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। पूरा देश सन्न है लेकिन डरा नहीं है, गुस्से से उबल रहा है और इस बार अकेले नहीं है। दुनिया भी भारत के साथ खड़ी है। यूनाइटेड नेशंस में ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि तक ये कह चुके हैं भारत पाक मसले पर जल्द निर्णायक बैठक होनी चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि भारत के साथ मिलकर आतंकियों की तलाश करो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। और अब पाकिस्तान की अपनी जुबान भी कबूल रही है। बिलावल भुट्टो खुद कहता है कि हां, पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से भरा पड़ा है। यानी अब ना कोई पर्दा है और ना परवाह। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। उधर भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, मिराज और जगुआर उतारकर जो शक्ति प्रदर्शन किया है, उससे इस्लामाबाद की रूह कांप उठी है। पाकिस्तान की हवा टाइट है और उसकी पैंट भी गीली हो चुकी है। आज रण क्षेत्र का सवाल सिर्फ एक है, इन नापाक सुअरों का अंत आखिर कब होगा? कब पाकिस्तान को, कब आतंकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा? सवाल बस एक ही है, हिंदुस्तानी मिग कब मारेंगे नापाक पिग को? इसी पर करेंगे खुलकर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी है। बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां इंटेलिजेंस इनपुट के बाद कश्मीर में अलर्ट जारी है। बता दें, नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे को निशाना बना सकते हैं आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर कश्मीर में अलर्ट जारी है। बता दें, कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी है इस वक्त। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कश्मीर में अलर्ट की घोषणा की गई है। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले हो सकते हैं, इसको लेकर अलर्ट। और देखिए एक और बड़ी खबर, पोक में पाकिस्तान की जंगी तैयारी। ये देखिए तस्वीरें, पोक में लोगों को पाकिस्तान दे रहा है ट्रेनिंग। एलओसी पर लोगों को हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर और जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान ओन्ड कश्मीर, जिसको लेकर एलओसी पर लोगों को हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओके पे पाकिस्तान की जंगी तैयारी जो है वो तेज होती नजर आ रही है। और चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ दो अतिथि मौजूद हैं। आपका सरोकार कराते हैं। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत शर्मा हैं और इसी के साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एसके मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ से सवाल जानना चाहूंगी। मिश्रा जी, ये बताएं कि आज जो प्रदर्शन देखने को मिला है गंगा एक्सप्रेसवे पर, ये प्रदर्शन पूरे देश को इस वक्त क्या संदेश दे रहा है? पहला संदेश तो यही दे रहा है कि हम साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल रूप से बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और जब भारत और फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज हुई तो उससे तो पाकिस्तान की और ज्यादा नींदें हराम हो गई। और बात सबसे बड़ी ये है कि हम इसका जो इम्पैक्ट, वैसे भी हम बहुत स्ट्रांग हैं, पाकिस्तान हमारे आगे कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन इस एक्सरसाइज ने उनको दिखा दिया कि उसकी धरती पे अब उसके आसपास करीब 16 विमानों की एक्सरसाइज की।
इनमें से सब एक से एक। राफेल सारे फ्रांस के, राफेल फ्रांस का है, मिराज 2000 भी फ्रांस का है, जगुआर ने भी किया, और इसके साथ साथ AN-32 ने सबसे पहले धरती को चूमा और इसके बाद जो है फिर आकाश की ऊंचाइयां छू। तो इस तरह से तो हमारी जो है एयरफोर्स और नेवी और आर्मी बहुत स्ट्रांग है, वो हमारे आगे कहीं नहीं ठहरते। सिर्फ इनका जस्ट ये तो एक उनको दृश्य दिखाया जा रहा है कि कहीं भी थोड़ी भी चूक की ना तो आपका कुछ भी नामो निशान नहीं बचेगा। ठीक है रमाकांत जी, देखिए जिस तरीके से अभी बड़ी खबर आई है कि POK पे पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है गोली बारूद चलाने की, पाकिस्तान इस तरह की तैयारी कर रहा है, क्या लग रहा है भारत किस तरीके से तैयार है? देखिए निमी, यहाँ पर पाकिस्तान भले ही अपने तरीके से कैसी भी तैयारी कर ले, लेकिन भारत के सामने में जो भारत की तैयारी है वो हम सब आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा जो किस तरह से हमने इस तरह की घटना के बाद इंटरनल जो सिक्योरिटी था उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया हमने पाकिस्तान के ऊपर में हमने कितने प्रतिबंध लगाए, और मुझे लगता है ये जो प्रतिबंधों का सिलसिला है ये चलता ही जा रहा है। और खास करके हमने देखा है जो जिस तरह से आज हमने फाइटर जेटों का, जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे पे जिस तरह से उनका एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, मुझे लगता है जो कि ये सब चीज भी कहीं ना कहीं हमें दिखाता है जो हम कितने अच्छे तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तान का आप जिस तरह से वहां पर आपने देखा, जो चाहे वो रक्षा मंत्री हो या उससे पहले का जितना भी विदेश मंत्री रहा है बिलावल भुट्टो हो, या कोई भी मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तान जो गिदर भभकी दे रहा है उस गिदर भभकी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात यह है जो पाकिस्तान के ऊपर में जो ग्लोबल प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं में दिखाता है जो कि उनके ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव है। आपने UN सिक्योरिटी की बात करी, आपने चाहे अभी अमेरिका के पैरों में गिरगिराने की बात है पाकिस्तान की, ये सारी चीजें जो सिनेरियो दिखा रही है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है जो कि भारत की जो मजबूती है और अपना जो पक्ष रखने का जो तरीका है, अपना जो एक दबाव बनाने का जो तरीका है पाकिस्तान के ऊपर में, वो हम पूरी तरह से सक्सेस भी हुए हैं। आपने देखा किस तरह से, हालांकि मानवता के आधार पर भी हमने बहुत कुछ ऐसा किया है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमने कहा पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर में आप यहां से निकल जाएं देश छोड़ करके, लेकिन जिस तरह का बॉर्डर के ऊपर में जो सिनेरियो था उस सिनेरियो को देखते हुए हमने ये मानवता भी दिखाई, हमने ह्यूमैनिटी भी दिखाई, जो कि उसको फिर हमने एक्सटेंड भी किया, अगले आदेश तक पाकिस्तान के नागरिक इस देश को छोड़ करके जा सकते हैं। तो हमने मानवता भी दिखाई, हमने कठोरता भी दिखाई, हमने अपनी तैयारियां भी दिखा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है जो कि भारत अपनी तरीके से बिल्कुल तैयार है, और उसका माकूल जवाब देने के लिए जहां पर हमने इच्छा शक्ति देखा प्रधानमंत्री जी ने CCS की बैठक करी, तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई, उन मीटिंग के अंदर में हमने देखा जो कि सेना को कैसे हमने फ्री हैंड दे दिया, क्योंकि हमारी अपनी सेना के ऊपर में पूरा विश्वास है, वो जो भी करेंगे बेहतर करेंगे, 140 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए वो बेहतर ही करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको खुला छूट दे दिया, जो आप ही टारगेट तय करिए, आप ही समय तय करिए, सब कुछ आपके हाथों में है, कैसे माकूल पाकिस्तान को जवाब देना है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है सो इस दक्षिण एशिया में एक नासुर की तरह, और हमारे ऊपर जिस तरह से उन्होंने, मुझे लगता है ये 70-78 सालों के अंदर में जितना दंश उन्होंने दिया है भारत को, भारत की जनता को, मुझे लगता है जो कि अब इसका कोई बर्दाश्त से बाहर की चीज हो चुकी है, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए मैं एक चीज मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार कैसे काम करी नहीं करी, लेकिन जो 26/11 का हमला था वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि पहलवान की जो ये पहलगांव की जो घटना थी वो, और उसको अगर कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो कहीं से भी कम नहीं था 26/11 का हमला। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ऐसी थी उस समय में जो उन्होंने सेना को, जबकि सेना तैयार थी, लेकिन सेना को फ्री हैंड न देना, वो मुझे लगता है जो कि भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती थी, और उनको फ्री हैंड देना चाहिए था। लेकिन वर्तमान सिनेरियो ये कहता है जो कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, पहलगाम की घटना हो या कोई अन्य घटना, निश्चित तौर पर भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर में दबाव बनाने की बात हो, कूटनीतिक बात हो, चाहे आप देखेंगे मिलिट्री एक्शन की बात हो, हर चीज में हमारी जो सरकार है वो सेना को खुली छूट दे चुकी है, और निश्चित तौर पर हम इसका जवाब भी बेहतर तरीके से देंगे। लेकिन देखिए एक जवाब पूरा राष्ट्र भी आपसे मांग रहा है
आपने नासूर की बात की, उसी तरीके से नासूर, और इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रमाकांत जी, ये बताएं, आपने नासूर की बात की है, जिस तरीके से नासूर की बात हो रही है तो आतंकवाद भी कुछ इस तरीके से ही पूरे राष्ट्र में घुसा हुआ है, और जिसका खामियाजा आम मासूम जनता को झेलना पड़ रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने तय की थी, 2026 का टारगेट तय किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर कब इस पे काबू पाया जाएगा, कब आतंकिस्तान का खात्मा होगा? निम्मी, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया आपने। मैं एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहता हूं, जो कि मैं सरकार का यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए जब मैं बैठा हूं, तो सरकार ने जहां पे भी गलती की है वो निश्चित तौर पर हम उसको भी स्वीकार करने में कहीं पे भी गुरेज नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा, जो कि पहलगाम के अंदर में सुरक्षा में हमसे चूक हुई, और ये इस चीज को सीसीएस की बैठक में वहां पर उठाया भी गया और हमने इस चीज को स्वीकार भी किया। निश्चित तौर पर वहां पर जो और चाक चौबंद होनी चाहिए थी, वहां पर जो क्विक रिस्पांस टीम था वहां पर उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन वहां पर उपस्थित नहीं था। निश्चित तौर पर रमाकांत जी, मैं आपको वहां की परिस्थिति बताती हूं, क्योंकि जो घटना हुई 22 अप्रैल को, उसके ठीक 4 दिन पहले मेरा खुद वहां जाना हुआ था। जिस 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये वैली है जहां पर ये घटना घटी, उसके ठीक नीचे यहां पर प्रशासन जो है वहां पे मुस्तैद रहती है, क्योंकि वहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। श्राइन बोर्ड का बकायदा वहां पे एक काउंटर लगा होता है। लेकिन अगर आप ऊपर जाए तो एक तो पहले वहां रास्ता नहीं है। इसको लेकर के सरकार को पहले सोचना चाहिए कि वहां पर रास्ता नहीं है, टूरिस्ट को क्यों भेजा जा रहा है। वहां पे घोड़े वाले अपनी मनमानी करते हैं, 4000 2000 रुपए वो एक किराया जो है वो तय करके रखते हैं और उसके बाद वहां तक लेकर जाते हैं, जो कि बिल्कुल रास्ता नहीं है। खतरों की खिलाड़ी बनकर के पर्यटकों को जाना पड़ता है और उसके बाद जाने पर यह दुखद घटना होती है। तो सरकार को आज से आंख खोलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसके पहले जब बैसारन घाटी पर्यटन स्थल बना, जब वहां पर काउंटर, टिकट की काउंटर जब वहां पर बनी, तब से ये सुरक्षा को लेकर के वहां पर नजर जानी चाहिए थी। निश्चित बात है निम्मी, मैं आपकी बातों को स्वीकार करता हूं और बिल्कुल जाना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई, सिक्योरिटी वहां पर कहीं ना कहीं लैप्स हुए और निश्चित तौर पर उस चीज को बेहतर करना चाहिए था, उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। दूसरी चीज, जब घटना घट गई है उसके बाद जो हम ये कदम उठा रहे हैं, ये कदम पहले ही उठना चाहिए था। जैसे हमने देखा किस तरह से 48 ऐसे पर्यटन स्थल थे जम्मू कश्मीर के अंदर में, उसको बंद कर दिया गया। तो क्या ये हम पहले बंद नहीं कर सकते थे? मेरा एक ही चीज कहना का मतलब है, सरकार मजबूती से इस चीज को जरूर देख रही है और मुझे लगता है जो कि पाकिस्तान जैसे नासुर को जवाब देने का बिल्कुल सही समय है। मैं ये नहीं कह रहा था मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का अभी सही समय है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने का सही समय है, क्योंकि हमारे सेना के पास पूरी सक्षमता है और निश्चित तौर पर हम इसका माकूल जवाब भी देंगे। ये मुझे लगता है जो कि भारत सरकार ने। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है रमाकांत जी, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी हैं। संजीव जी, ये बताएं कि विदेशों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं? वहीं अगर अमेरिका की बात कर ले खास तौर पे, तो हमने कई सारे बयान भी ऐसे देखे हैं जो कि पाकिस्तान को चेतावनी देने वाली जैसी सामने आई है। देखिए, जो आतंकवाद की चुनौती है ये पूरे मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, भारत हो, इजराइल हो, यूरोप के राष्ट्र हो, अनेक अन्य राष्ट्रों में जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमेशा से करने की आवश्यकता है। भारत में दुर्भाग्य से पहले की जो वहां भारत की सरकारें वो आतंकवाद के प्रति एक लचर रवैया अपना करके रखती थी, लेकिन आज का ये जो भारत है, नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के ऊपर पहले भी 2 स्ट्राइक्स कंडक्ट की जा चुकी हैं। पाकिस्तान से बातचीत की प्रक्रिया इसी शर्त पर रोक दी गई थी कि जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद की साजिशें रचना बंद नहीं करेगा, जब तक ये आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर 2 स्ट्राइक्स हमने पहले ही कंडक्ट की है और ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू एंड कश्मीर में 2017 से ही चल रहा है। तो ये जो भारत की जो नीति अब पाकिस्तान के संदर्भ में है और आतंकवाद के संदर्भ में,
बहुत ही स्पष्ट है, एक जीरो टॉलरेंस की नीति है। ना हम कभी भूलेंगे ना कभी माफ करेंगे, इस नीति पर भी भारत चलता है। अभी आप देखिए तो अमेरिका से तहब्बुर हसन राणा नामक जो आतंकी है, मास्टरमाइंड है मुंबई हमले का, उसको 17 वर्षों के बाद भारत में लाया गया है। उसी तरीके से अमेरिका की अगर नीति की बात करें तो अमेरिका और चर्चा आगे बढ़ाएंगे विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी के साथ। संजीव, बताएं किस तरीके से आप अमेरिका की नीति के बारे में बता रहे थे इस मुश्किल हालात में, जब पाक और भारत के बीच तनाव देखा जा रहा है, ऐसे में अमेरिका की क्या भूमिका नजर आ रही है? देखिए, अमेरिका की मैं नीति के बारे में कह रहा था कि अमेरिका को 2001 के जो 9/11 की घटना, जो आतंकी हमला, जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, उसके बाद अमेरिका को 10 वर्षों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में मार गिराया था। और उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन की डिप्टी है ऐमान अल जवाहिरी, उसको 20 वर्षों के बाद काबुल में मार गिराया। अबू बकर अल बगदादी जो ISIS का सरगना रहा, उसको अमेरिका ने सीरिया में एक टनल में मार गिराया। तो ये अमेरिका की जो नीति है, नेवर फॉरगिव और नेवर फॉरगेट की जो रही है, जीरो टॉलरेंस की, उसी तरीके से इजराइल की भी नीति ऐसी ही है। इजराइल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और आतंकवाद के ऊपर वो सख्त से सख्त प्रहार करता है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल ने आतंकवाद के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा है और हमास को पराजित कर दिया है, अन्य आतंकी संगठनों को भी काफी कमजोर कर दिया है। तो वैसी नीति पर आज भारत चलता है। और पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत का जो रिस्पॉन्स है वो आरंभ हो चुका है, अगले दिन से ही आरंभ हो गया था। एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, एक इकोनॉमिक स्ट्राइक की गई, हिंदू जल समझौते को स्थगित कर दिया गया, 4 अन्य बड़े निर्णय भी लिए गए। यूट्यूब जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर भी कार्रवाई की गई, डिजिटल स्ट्राइक की गई। और अब एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट है भारत के इस कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स का, वो है मिलिट्री स्ट्राइक। वो भी आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर निसंदेह की जाएगी। और पाकिस्तान के जो परपेट्रेटर्स हैं, पाकिस्तान के जो आतंकी आका हैं और उसके पीछे जो एक आर्मी चीफ जनरल मुनीर, जो मुल्ला मुनीर की तरीके से ज्यादा बातें करते हैं, उनको पहलगाम के आतंकी हमले की जो कॉस्ट है वो भारत इम्पोज करेगा। और जाहिर है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है और अन्य राष्ट्र भी, इजराइल के अपने बयान देखे, बेंजामिन नेतन्याहू का, यूरोपीय राष्ट्रों के बयान देके, पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। और ये जो घटना एक ऐसे समय पे हुई थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति और सेकेंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उर्सुला वेंस भारत में थी, JD वेंस भारत में थी, उनका पूरा परिवार भारत में था। और ऐसे में ये घटना करा करके आतंकियों ने अमेरिका के सामने भी अपने आप को बेनकाब किया है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, आपने तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, FBI के चीफ काश पटेल, वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में आतंकवाद के विरुद्ध और पहलगाम के आतंकी हमले के विरुद्ध जो भी कार्रवाई करेगा उसमें अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी अपने भारत के जो काउंटर पार्ट्स हैं, CS जयशंकर और श्री राजनाथ सिंह, उनसे बात की है। और आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। चाइना जैसे राष्ट्र ने भी, अगर शुरुआती चाइना का बयान देखें तो चाइना ने भी इसकी निंदा की थी और जो मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। तो ये पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर वर्तमान समय में भय है, घबराहट है, असुरक्षा है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। यानी मूल रूप से ये समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में ज्यादातर देश जो है वो इस वक्त भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर SK मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये जानना चाहेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या ये लग रहा है कि LOC के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 होना चाहिए? क्या ये कार्रवाई दोबारा होनी चाहिए? निश्चित रूप से होगी, लेकिन हम बड़े संयम के साथ और सारी स्थिति को देख के, हम कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहे, क्योंकि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि उनके लगातार बयान बदलते चले आए। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति का भी जो ISI का चीफ बनाया गया है, मोहम्मद असीम मलिक को बनाया गया, क्योंकि यहाँ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति में मीटिंग हुई, लोग नए जोड़े गए तो उन्होंने भी तुरंत इसका प्रतिकार किया एक तरह से। अब स्थिति यह है कि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हैं, अव्यवस्थित हैं, अस्त व्यस्त हैं। अब उनके पास कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरे दुनिया के जितने भी देश हैं, चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है अंदर से, लेकिन वो खुलकर वही सामने नहीं आ रहा कि ये ऐसी स्थिति में खुद फंस चुका है कि वो भारत का विरोध ऐसी स्थिति में नहीं कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी घटना है जो दुनिया त्रस्त है। अभी श्रीवास्तव जी बता रहे थे जैसा कि एक चीज और ध्यान रखना होता,
अमेरिका है, दूसरे कंट्रीज हैं, वो सपोर्ट भले करें, लेकिन लड़ाई तो हमें अपने दम पे लड़नी होती है, और इस दम पे भारत अपना सख्त है, सक्षम है, और हर तरह से सजग भी है, और हर कार्य प्रतिकार लेने के लिए तैयार बैठे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको भी पता है इस बात को, उनको भी इस बात का एहसास है कि भारत के साथ पंगा कई बार, इवन बेनजीर भुट्टो, वो क्या नाम, अपने जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के जो भाई थे, उन्होंने भी यही कहा कि इनसे इस समय भारत से पंगा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए सब आगाह कर रहे हैं। लेकिन कई लोग अपने जो है रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति चलाने के लिए भारत का विरोध, कि हमारी पार्टी किसी तरह से बची नहीं। अब एक अभी हाल में ये घटना घटी कि उसमें जो है इनके 14 जो आतंकवादी गिरोह, उनका सुरक्षा एजेंसियों ने पता कर लिया और उनको ढूंढ ढूंढ के ध्वस्त किया जा रहा है। उसमें लश्कर-ए-तौयबा भी है, जैसे मोहम्मद का भी है। तो अब उनको ये परेशानी हो रही कि उनके गढ़ों का पता लग गया, उन्होंने ठिकाने भी बदलने शुरू कर दिए। लेकिन इस सब के बावजूद अभी जैसे बेनजीर भुट्टो के बेटे के दिलावर ने इस तरह के कि हम बदला लेने की, ये सब ये चीजें होती हैं। ये जब कहना और करना दोनों बहुत अंतर होता है। जहां आदमी स्ट्रांग होता है वो संयमित होता है, जहां कमजोर होता है वो खिसियाता है, भागता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है। तो ये पाकिस्तान इस तरह शोर मचा रहा है, बाकी उसके आधार कुछ भी नहीं है। न तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधार है, न उसका सैनिक स्तर पर है, न आर्थिक स्तर पर है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, सामरिक रूप से अस्त व्यस्त और त्रस्त है। अब उसके सिर्फ एक ही उपाय है, किसी तरह से बचाओ, त्राईमान की स्थिति है। दुनिया के शायद लोग सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान की यानी त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रमाकांत जी देखिए, मिश्रा जी इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 तो जरूर होगा, लेकिन राष्ट्र ये जानना चाह रहा है। हमने बालाकोट का एग्जाम्पल देखा, हमने पुलवामा का एग्जाम्पल देखा, और उस समय भी मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो, और जिसकी आज तक सराहना होती है। और लेकिन अब सवाल यह है कि अब आखिर कितना इंतजार और बचा है, अब कितना इंतजार और अगले सर्जिकल स्ट्राइक के लिए? मीठा होता है, थोड़ा इंतजार और करें, अब सब कुछ अभी। बिल्कुल रमाकांत जी, आप इसका जवाब दें कि आखिर कितना इंतजार जो है अभी और करना बाकी है दर्शकों को, पूरे राष्ट्र को? निम्मी, निश्चित तौर पर देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और निश्चित तौर पर एक सरकार का, एक पार्टी का एक जो है सो रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भी हमें इस तरह की जो सिक्योरिटी का जो वर्ड है, वो कम से कम हम लोगों को प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने जैसे देखा है जो कि पाकिस्तान के ऊपर में जिस तरह से टर्की से 6 ऐसे विमान आए, सबको पता ही होगा, जो कि लास्ट में जाकर के जब किसी ने कहा, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया जो कि हमें टर्की से मदद मिल रही है, लेकिन टर्की के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे उनको आना पड़ा सफाई देने के लिए। तो मुझे लगता है जो कि टर्की जैसा राष्ट्र, अगर देश, उनको सफाई देनी पड़ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जहां पर उसने कश्मीर या अन्य मुद्दों पर बड़ी प्रखरता से पाकिस्तान का पक्ष लिया, लेकिन आज वो देख रहे हैं जो कि टर्की हो, चाइना हो, खुल करके कोई भी नहीं, अगर उनके ऊपर में कोई प्रोपेगेंडा फैलाया है तो सरकार खुद आकर के उस चीज का सफाई दे रही है, जो कि नहीं, हमने ऐसा कोई सैन्य सहायता हमने नहीं भेजा है। तो मुझे लगता है जो कि भारत का जो डर है वो पाकिस्तान के अंदर में नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो टर्की हो चाहे चाइना हो, जो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर में भी इस तरह की बात है, जो कि इस बार जो भारत है, बदला हुआ भारत है। हमने वो भी देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जब पठानकोट का हमला हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हमने पुलवामा का जब घटना किया वहां पर, तो फिर हमने बालाकोट का स्ट्राइक किया। आज उन्होंने पहलगाम की जो घटना करी है वो बहुत बड़ी गलती की है, और मुझे लगता है जो कि समूल नाश का वक्त है ये, और इस चीज को प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही प्रखरता से जनसभा में भी बोला है, सीसीएस के बैठक में बोला है, सीसीपीएस के बैठक में बोला है, और हर मोर्चे पर, हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। जनता को भरोसा होना चाहिए जो कि हमारी सेना सक्षम है, सशक्त है, और हमारे पास इतने संसाधन हैं जो कि न हम आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ने वाले, हम न सैनिक मोर्चे के ऊपर में पिछड़ने वाले, हम हर जगह पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, और ऐसी इच्छा शक्ति सरकार के पास भी है, और सरकार इसके ऊपर में निश्चित तौर पर उसको जवाब देने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। जी नहीं।
ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव जी, ये बताएं कि अब क्या लग रहा है, अगर युद्ध जैसी स्थिति ये अगर बड़ा रूप लेती है तो ऐसे में पाक चाइना एक्सिस जो है वो क्या और एक्टिव हो सकता है? देखिए, भारत आतंकवाद विरोधी कार्रवाई निसंदेह करेगा। ये जो कार्रवाई है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से की जा रही है। ऑलरेडी उसके प्रोसेसेस शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक और मिलिट्री स्ट्राइक भी निसंदेह होगी। वो उसका सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और जाहिर है कि भारत आतंकवाद के जो परपेट्रेटर्स हैं, जो पहलगाम आतंकी हमले के जो जिम्मेदार हैं, मास्टरमाइंड्स हैं, उनको उनके कृत्यों की सजा अवश्य दिलाएगा। लेकिन यदि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर भारत की किसी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बाद युद्ध थोपने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान के समूल विनाश का कारण बनेगा। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है, दयनीय है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, सभी वहां के अंदर अलगाववाद की जो मांग है बड़ी तेज चल रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने लेकिन चाइना की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि चाइना हमेशा चेहरा बदलता नजर आया है भारत के मामले में? देखिए, चाइना वर्तमान समय में वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। चाइना की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका के साथ उसका एक ट्रेड वॉर चल रहा है। चाइना से जो बड़ी कंपनीज है वहां से विड्रॉ कर रही है। चाइना कभी जो डबल डिजिट की उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ करती थी, आज 3-4% पे रहे। ऐसे में चाइना के हुक्मरानों ने इस बात को समझ लिया है कि भारत के साथ वो बैर लेकर के ज्यादा सफल नहीं हो सकते। इसी वजह से चाइना ने हाल के समय में भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के कदम बढ़ाए हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो रशिया पेजान में बातचीत हुई थी, उसके बाद से चाइना और भारत के संबंधों में सुधार आया है। जो डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। ऐसे में चाइना जो है आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का जरूर वो बैलेंस आउट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं, क्योंकि चाइना का बड़ा निवेश पाकिस्तान में है, लेकिन वो पाकिस्तान का सीधा साथ नहीं दे सकते और भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से वो तनावग्रस्त। चलिए, यानी कि चाइना ओपन समर्थन आतंकवाद को नहीं कर सकता है। सवाल बड़ा है, हिंदुस्तानी मेघ कब मारेंगे नापाक पेग? चर्चा जारी है। हमारे साथ रमाकांत शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। रमाकांत जी, ये जानना चाहेंगे कि अब जब बात पीओके की आती है, पाकिस्तान ओन कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, आज पाकिस्तान उसे हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने को तैयार है। अभी ब्रेकिंग हमने फ्लैश की थी जिसमें कि पाकिस्तान जो है वो पीओके के लोगों को हथियार चलाना सिखा रहा है। किनके खिलाफ? भारत के खिलाफ। अब देश ये जानना चाहता है कि पीओके कब हमारा होगा, अब सही वक्त कब आएगा? बिल्कुल निमी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। आपने देखा होगा, चाहे वो गृह मंत्री हो या हमें लगता है जो कि कैबिनेट के अनेक सदस्यों ने इस चीज की प्रतिबद्धता जाहिर की है जो कि हम पीओके लेकर के रहे। अब कह रहे हैं जो कि जैसे रक्षा मंत्री जी ने भी बहुत बार ऐसा कहा है, गृह मंत्री जी ने भी बहुत बार ऐसा कहा है। हमें लगता है जो कि पीओके का जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके हमने देखा है जिस तरह से पाकिस्तान, इनके जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं पीओके के अंदर में ही एक्टिव है। तो मुझे लगता है जो एक तो आप देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से भी, और निश्चित तौर पर एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में भी हम पीओके को हम इस चीज के रूप में देख सकते हैं। हम यहाँ पर संजीव जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं। हमने देखा है जो कि किस तरह से सरकार ने इसके प्रति प्रतिबद्धता अपने जाहिर की है और पीओके लेने का जो सही समय है, मुझे लगता है जो कि कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसको मुझे लगता है जो उस चीज का संवाहक होता है जो कि ये आपका सही समय आ गया और इस चीज के ऊपर में आप अपना पूरा फोकस करें। पीओके लेने का जो बात है वो सरकार की प्रतिबद्धता में हमने जाहिर है, वो दिखाई है हमने, और निश्चित तौर पर हमारी सेना भी इस चीज को लेकर के काफी सशक्त भी है और प्रतिबद्धता अपनी जाहिर कर चुकी है। सेना भी मुझे लगता है जो कि जब भी ऑपरेशन करेगी, ये लगता है जो कि वो उस चीज को ध्यान में रख करके इस चीज का मुझे लगता है ये ऑपरेशन होगा, जो भी मिलिट्री एक्शन होगा वो मुझे लगता है पीओके को लेकर के जो आतंकवादी संगठनों के ऊपर में जो प्रहार है। ठीक है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एसके मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। यहाँ पर टेक्निकल लैग है, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मिश्रा जी, बताएं कि जिस तरीके से अभी रमाकांत जी का कहना था कि
हम पूरी तरीके से तैयार हैं पीओके को लेने के लिए, लेकिन फिर आखिर किस बात की देरी हो रही है? क्या इससे भी उचित समय आना बाकी है या फिर ये सबसे उचित समय है? देखिए जी, कोई भी जब समय है तो एकदम सडनली कोई घटना नहीं, हमें पूरी तरह से जब हम तैयार होते हैं तो हमें ऐसा कोई नहीं जल्दबाजी दिखती है। और निश्चित रूप से आपको पता है कि बलूचिस्तान का वो है, बलूचिस्तान में बहुत विद्रोह रहा। अब निश्चित रूप से एक मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों इसके अंग, सिंध प्रांत भी और इसके साथ ये पीओके वाला जो पापुलर बलूचिस्तान की, इसके अंग भंग हो जाएंगे इस घटना के साथ ही। ये एक खून के कतरे का जो हिसाब इस पहलगांव की अब पहल यहाँ से शुरू होगी, जब उसका बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध प्रांत उसका अलग हो जाए, पीओके भी जब भारत का हिस्सा बने। क्योंकि पहली बात भविष्यवाणी करते रहे, कहते रहे कि तो चलो राजनेताओं की बात होती है, अपनी बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी है अब समय आ गया है। अब ये निश्चित समय नहीं कि कौन सी तिथि से होगा, किस समय होगा, ये न तो पहले कहना उचित होता है न बताना उचित होता है, क्योंकि आजकल जो है मीडिया बहुत सशक्त है, बहुत तेज है, आपकी सूचनाएं एक दूसरे के पास पहुंचती है, एक दूसरे के पास रिकॉर्डिंग जाती है, लेकिन इसमें जरूर सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, संयम के साथ हमें काम लेने की जरूरत है। और जितना हम संयम रखेंगे उतना ही प्रतिफल अच्छा मिलेगा। लेकिन ज्यादा संयम, इसका मतलब कि हम बरसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लम्हे ज्यादा दूर नहीं है, समय निकट आ चुका है। पाकिस्तान की नापाक अब बिल्कुल साफ कर दिए जाएंगे, हर चीज का उसको हिसाब मिल जाएगा। और जहां तक चीन की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा चीन का भी जिक्र करना चाहता हूं। बिल्कुल, चीन कभी पात्र नहीं रहा है, वो हमेशा भारत के खिलाफ उच्चक रचता रहा है, लेकिन कई बार उसकी भी मजबूरियां होती है। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का देखिए, चारों तरफ से अभी बांग्लादेश की घटना हुई थी, तो बांग्लादेश के मामले में भी चीन इन्वॉल्व था और उन्हें सपोर्ट दे रहा है। अभी जितने वेपन्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, खास करके बॉर्डर में बीएसएफ की तरफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगे, सारे चाइनीज वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अपनी धाक जमाने के लिए, दो लोगों को दिखाने के लिए, यूएनओ में दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम आतंकवाद के हम विरोधी हैं, लेकिन वो सपोर्टर भी है, अंदर हाथ वहीं रखता है, बाहर से दिखावा करता है। तो उस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। भरोसा किया जा सकता तो अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमता पर, अपनी सेनाओं पर, अपने लोगों पर। और जिस टाइम लोगों का विश्वास हम जीत लेंगे तो हमारी जीत तो निश्चित है। और भारत तो बहुत प्रगति कर चुका है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और कूटनीतिक रूप से। क्योंकि आज देखिए, आपने देखा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी जयशंकर जी से भी बात की और वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सलाहकार ने भी बात की। अलग अलग बात कर रहे हैं निरंतर भारत के साथ। अब अमेरिका क्यों बात कर रहा है? अमेरिका का कारण क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि मेरी सह बनी रहे, अमेरिका भी चाहता है मजबूती बनी रहे। और भारत की स्थिति दुनिया में इस समय बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, उसका आधार मजबूत है, इसलिए भारत को हर दुनिया का देश अपने साथ रखना चाहता है। यानी ये बोल सकते हैं कि अब ये भारत वो पहले वाला भारत नहीं है, अब ये भारत नया भारत है, नई शक्ति के साथ है। संजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका क्या मानना है पीओके को लेकर के, आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर जो पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है, और ये जो इलीगल ऑक्युपेशन है ये समाप्त होगा, उसका समय आएगा। और भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा प्रांत है, उसका जो स्वरूप तभी पूर्ण होगा जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का उसमें विलय हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई एकमात्र विषय बचा हुआ है तो वो यही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान अपना इलीगल ऑक्युपेशन कब खत्म करेगा और इस क्षेत्र को कब भारत के हवाले करेगा। और जहां तक आज के भारत के सरकार का पीओके को और गिलगित बल्तिस्तान के विषय को लेकर के अप्रोच का प्रश्न है, तो ये बहुत ही प्रोएक्टिव है। और जाहिर है कि वो समय नजदीक आ रहा है कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भारत का पार्ट होगा, और वो भारत का पार्ट तो है ही, लेकिन जो उसका इलीगल ऑक्युपेशन पाकिस्तान ने किया है वो समाप्त होगा। और वहां के लोग भारतीय हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारत में अपना विलय चाहते हैं, वहां पर बड़े आंदोलन करते हैं और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के एजेंसीज के द्वारा उनका दमन, शोषण, बर्बरता की जाती है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, उनको अनेक पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भेजा जाता है। यहाँ तक कि जो पीओके गिलगित बल्तिस्तान के जो शिया बहुल पॉपुलेशन है
उसका भी डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की साजिशें पाकिस्तान अन्य पाकिस्तान के भागों से सुन्नी मुसलमानों को वहां लाकर रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो पीओके के लोगों को के अंदर बड़े ही गुस्से का कारण रहती है और समय समय पर उनका जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई देता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये जो भारतीय क्षेत्र है पीओके और गिलगित बल्तिस्तान, उसका फिर से भारत में विलय होगा और वो दिन भी अवश्य आएगा। वहां के लोग भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, वहां के लोगों का जो गुस्सा है वो उसका सबसे बड़ा कारण बनेगा और भारत तो जाहिर है कि जो भी यथोचित कार्रवाई होगी, जाहिर है कि इसके बारे में बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं बात कर सकते, लेकिन भारत एक प्रोएक्टिव तरीके से इन सारी रणनीतियों को बना रहा है और समय आने पर उसे इम्प्लीमेंट करेगा और वो दिन बहुत दूर नहीं है। ठीक है संजीव जी, यानी हम ये मैसेज लेते हैं कि अब पीओके हमारा होगा, इस बात को कहने के लिए अब ज्यादा दिन दूर नहीं है क्योंकि जल्दी ही पीओके हमारा होगा। मिश्रा जी, ये जानना चाहूंगी कि अब पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाते नजर आ रहा है देश में। पाकिस्तान कह रहा है कि सबसे पहले भारत ने युद्ध की बात की, अब उसके बाद जाति जनगणना पर वो बात कर रहे हैं, यानी कि भारत अब बैकफुट पर आ गया है। इस तरीके की बात पाकिस्तान कर रहा है, किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? सियानी बिल्ली खंबा नोटे, कोई ना कोई उसको बहाना चाहिए। हमारी अपनी नीतियां अपनी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और दूसरी बात यह है दुनिया के देश भी अब जान गए हैं पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो सामरिक रूप से तो बहुत पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से दुर्दशा है उसकी, मतलब विश्व बैंक ने भी उसको आर्थिक सहायता नहीं दी। चाइना थोड़ी बहुत सहायता दे रहा है, कोई वही सहारा बना और चाइना कोई किसी कंट्री किसी को सहायता देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका अपना हित छिपा होता है। चाइना हमेशा, जब चाइना की बात करें तो ग्वादर उसने पूरा लिया हुआ, इसका ग्वादर के साथ साथ श्रीलंका में हम्बनटोटा लिया हुआ है और इसके बाद जो है सिकवे लिया हुआ है और चटगांव लिया हुआ गुड़गांव में। तो ये 16 स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जो जाना जाता है, सारे के सारे एरिया ऑक्युपाइड करें, वो कर्ज का मकर जाल फैलाता है। उस मकर जाल में सब अब जानते तो ये भी हैं, पाकिस्तान भी समझता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, गले में फांस फंसी हुई है, पानी तो वो पीना ही पड़ेगा, तो उसकी एक मजबूरी है। अब जो पैसा दे रहा है वो तो पैसा किसी न किसी रूप से उधार लेता है। आज हम्बनटोटा श्रीलंका से गया, आज श्रीलंका के साथ हमारे संबंध सुधरे, कितना पड़ोसी बिगड़ चुका था, लेकिन यदि देखें वो जो जिस तरह की बात कर रहा है कि जाति गणना की बात है, तो अपनी बात को टालने के लिए कोई ना कोई नया बहाना ढूंढता रहता है। उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत। भारत अपनी तरह से मजबूत है और वो भी चाहता है कि हमें तो ये तो एक हमारी आंतरिक मामला है कि जाति गणना कुछ चीजें करें तो पॉलिटिकल चलती रहती है, लेकिन इस बात पे जरूर है कि पाकिस्तान को इसकी जो करतूत की है उसकी एक एक बूंद का कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा और वो समय अब दूर नहीं है। ठीक है संजीव जी, और हमारे साथ रमाकांत जी जुड़े थे और डॉक्टर एस के मिश्रा जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी संदेश को हम लेते हैं कि भारत एक एक खून के कतरे का हिसाब उन सभी पाकिस्तानी और आतंकवादियों से लेगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।